अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक मरतबा फिर इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और सीनियर असातिज़ा कराम से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द फितनतुल हिंदुस्तान उनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। उनके बकौल पानी जो है वो पाकिस्तान की रेड लाइन है। मार के हक में जो है वो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की मदद की। कौम आईनी दीवार बन जाए तो कोई ताकत उसे नहीं गिरा सकती। पाक इंडिया जंग के बाद सिफारती कोशिशें जो हैं वो भी जारी हैं, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान कश्मीर को नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरे पर हैं और आखिरी मरहले में वो ताजिकिस्तान पहुंच चुके हैं। और ताजिक जो प्राइम मिनिस्टर हैं कायर रसूल ज़ादा, उन्होंने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया और उसके बाद जो है वो ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात करेंगे और ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने आज़रबाईजान से रवानगी से पहले मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने आज़रबाईजान को बिरादर इस्लामी मुल्क करार हुए कहा कि हमने तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर मुफस्सिल जो है वो बातचीत की है। जो आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट, उन्होंने पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी के अज़म का यादा भी किया और उनके बकौल इस सरमायाकारी से भरपूर इस्तिफादा हासिल किया जाएगा। डिस्कस्ड joint cooperation in the field of trade, commerce, investments, and as you know, yesterday President Ilham Aliyev again reiterated his commitment to invest $2 billion in Pakistan, and we are ready for this investment for mutual benefits. आपको बताते चले नाजरीन के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 25 मई को 4 मुल्की दौरे का आगाज़ तुर्की से किया, जहां उनकी मुलाकात टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दवान से हुई। उसके बाद वो ईरान गए और ईरानियन जो प्रेसिडेंट हैं मसूद पशकियान और रहबर आला आयतुल्ला खामेनेई से उन्होंने मुलाकात की। ईरान में प्राइम मिनिस्टर ने ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम की हिमायत का ऐलान भी किया था। शहबाज शरीफ 27 मई को आज़रबाईजान पहुंचे थे, जहां उन्होंने सदर इल्हाम से मुलाकात के अलावा पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के मुश्तरका फोरम से खिताब भी किया। शहबाज शरीफ के 4 ममालिक जो है, 4 ममालिक का जो दौरा था, तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान, उसके अलावा जो है ताजिकिस्तान, उसका मकसद पाक इंडिया कशीदगी में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत पर शुक्रिया अदा करना है। लेकिन सिफारती तौर पर इस दौरे को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। इस वक्त इन ममालिक का दौरा आलमी और खित्ते के अहम ममालिक के लिए ये ऑप्टिक्स सेट कर रहा है कि एक तरफ बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे पड़ोसियों से बढ़ती हुई कशीदगी से इंडिया खित्ते में तेजी से तन्हाई की तरफ बढ़ रहा है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान सिवाय इंडिया के तमाम जो खित्ते के ममालिक हैं मजबूत ताल्लुकात इस्तिवार करने में मसरूफ़ है। 4 मुल्की दौरे के बाद पाकिस्तान का सिफारती एक जो वफ्द है बिलावल भुट्टो की जरदारी की क़यादत में, वो 2 जून से अपने बड़े अहम मिशन का आगाज़ कर रहा है, सिफारती मिशन, जिसमें पाक इंडिया कशीदगी पर दुनिया को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। आपको बताते चलें कि इंडिया के 7 मुख्तलिफ वफूद दुनिया के 32 ममालिक के इस वक्त दौरों पर हैं 21 मई से, और पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर में वो अपना प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ है। लेकिन पाकिस्तानी वफ्द अब तक सिर्फ ब्रीफिंग ही लेता रहा। 2 जून को वफ्द की रवानगी का बाज़ाब्ता ऐलान जो है अभी तक तो सामने नहीं आया। उसूली तौर पर अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से सीज़ फायर और फिर पै दर पे बयानात के बाद आला सतह का ये वफ्द फ़ौरन अमेरिका और अहम जो कैपिटल्स हैं वहाँ भिजवाना चाहिए था, क्योंकि बैनुल अक़वामी उमूर में टाइमिंग बड़ी अहम होती है। बात अब थोड़ी सी करते हैं पाकिस्तानी सियासत की। PTI ने हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया और अगले 5 से 6 दिन में लाएअमल जो है तय किया जाएगा। बैरिस्टर अली ज़फ़र PTI के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने दूसरी जानिब PTI की हमशीरा अलीमा खान के एक बयान की तकरीबन तरदीद कर दी है। उनके मुताबिक बानी PTI ने कुछ दो पर वो तैयार नहीं है, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे ही खुले हैं। आप बताएं, आप हमारे से ना डरें, हमारे साथ आके बैठें, हमारे साथ बात करें। एक दफा हमें आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं, आप बताएं वो क्या चीज छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। हम आपको यकीन से कहते हैं जो ईमानदारी से जो चीज होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे। नहीं है, हमें सिर्फ मेरे दरवाजे सिर्फ खुले हैं, सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्टली बात करने के लिए, नेशनल यूनिटी की खातिर, इत्तेहाद की खातिर।
इसके अलावा मैंने कोई अपने लिए कोई चीज़ ना मांगना है ना तो अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि बताएं इस्टेब्लिशमेंट वाले हमें कि क्या चाहते हैं खान साहब से, वो क्या ना करे और मुज़ाकरात की उस पर आएँ, टेबल पर आएँ। और दूसरी जानिब अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं कि जी कोई जो है गिव एंड टेक नहीं होगा। कंट्रडिक्शन है। पीटीआई एक जानिब मुज़ाकरात की बात कर रही है, दूसरी जानिब एहतजाज के ऐलानात भी कर रही है। पार्टी क़यादत के मुतज़ाद बयानात भी पार्टी पर जो है असर डाल रहे हैं। ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए तो करप्शन की जो कहानियाँ सामने आई हैं, सिर्फ कोहिस्तान में 40 अरब रुपए का स्कैंडल, जो उनके स्पीकर के बकौल ये 40 अरब नहीं है, ये उससे भी बहुत ज़्यादा है। तो पार्टी का ग्राफ तेज़ी से नीचे आ रहा है। 13 साल से वहाँ कायम पीटीआई की हुकूमत सूबे में लॉ एंड ऑर्डर कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। 11-12 अजला में पुलिस की अमलदारी ना होने के बराबर है। अमन अमान की, बल्कि अमन अमान उनकी तरजीहात में ही शामिल नहीं है। दहशत गर्दों से बरसरे पेका पुलिस के पास ना तो जदीद असला है, ना ही उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं। सूबे के मुतअद्दिद थाने जो हैं, खुसूसन साबिका कबाइली अजला में, वो स्कूलों में कायम है। सूबे के 11 अजला, जिस तरह मैंने पहले कहा, उसके वहाँ पर 3-4 बजे के बाद पुलिस पेट्रोलिंग नहीं कर सकती, खवारिज चेक पोस्टें बना लेते हैं। लेकिन केपी गवर्नमेंट की तरजीहात में अमन नहीं बल्कि कुछ और है। लाइव विद आदिल शाहजेब की एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक, जो कि हमारे सोशल मीडिया पर हमने ब्रेक कर दी थी, खैबर पख्तूनख्वा काबीना के इजलास जो कि कल होना है, उसका एजेंडा जब मेरे पास आया, उसका आखिरी पॉइंट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए 5 करोड़ रुपए ग्रांट की मंजूरी है। अब एक दूसरे सूबे में आप जाके 5 करोड़ रुपए, और उससे पहले भी जो है अक्टूबर 2024 में 3 करोड़ रुपए का बार एसोसिएशन के लिए, लाहौर बार के लिए अली अमीन साहब ऐलान कर चुके हैं। अब सूबे की जो पुलिस लड़ रही है दहशत गर्दों के खिलाफ, और जिनके पास अमरीकी असला है, नाइट विजन गॉगल्स हैं, 1 किलोमीटर दूर से वो निशाना बना रहे हैं हमारे जवानों को, उनको जदीद असले और बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो है उनकी ज़रूरत है, उनको फराम ना करने वाली हुकूमत एक दूसरे सूबे की बार एसोसिएशन को 5 करोड़ रुपए जो है वो फराहम करेगी। इस पर काफ़ी जो है इस ट्वीट के बाद एहतजाज भी हुआ, और 2024 जो है उसमें भी ये तबाह हाल और बदअमनी में डूबा ये सूबा जो है, जिस तरह मैंने पहले कहा 3 करोड़ रुपए ग्रांट जारी उनको करने का ऐलान किया था। अब जैसे ये खबर हमने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ब्रेक की, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इस कारनामे के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वहाँ पर पार्लिमानी लीडर हैं अहमद करीम कुंडी, उन्होंने केपी असम्बली में कॉल अटेंशन नोटिस जमा करा दिया, जिसमें उन्होंने ईवान की तवज्जो जानिब मबजूल कराई। और उसके बाद जो है अवामी नेशनल पार्टी के जो पार्लिमानी लीडर हैं अरबाब उस्मान, उन्होंने भी इस तरह की तंजीमों की जो है वो तो बिल्कुल उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जो कॉल ऑफ जो नोटिस जमा कराया है उसमें जो वर्डिंग इस्तेमाल हुई है अरबाब उस्मान ने जो इस्तेमाल की, और फिर अवामी नेशनल पार्टी के जो सदर है सेनेटर अहमद वली खान, उन्होंने तो इसे लिटरली सियासी रिश्वत करार दिया। ना सिर्फ ये बल्कि उसके बाद सूबे की एक और बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उन्होंने भी तवज्जो नोटिस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जमा करा दिया है। उसके बाद जो आखिरी ओपोजिशन जमात रह गई है JUI, उनके ऑफिशियल पेज से भी इस फैसले की भरपूर मजम्मत की गई है। और हमारी इतलात ये हैं कि कल सुबह जो है वो JUI भी वो कॉल ऑफ जो उसे जो अटेंशन कहते हैं उसे नोटिस भी कहा जा सकता है, तवज्जो दिलाओ नोटिस भी कहा जा सकता है, वो जमा कराएंगे। तो इन तमाम मामलात पर नाज़रीन बात करेंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ MQM के रहनुमा और हुकूमती सिफारती वफ्द के रुकन सेनेटर फैसल सब्जवारी, पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद, और तहरीक इंसाफ से चूंकि बड़े अहम सवालात हमने पूछने हैं, शौकत यूसुफजई साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पार्लिमानी वफ्द जो हमारा, जो एक पार्लिमानी तो नहीं है, सिफारती मिशन पर हमारा एक वफ्द जा रहा है, लेकिन इंडिया का वफ्द शशि थरूर की क़यादत में 21 मई से अपना ये मिशन शुरू कर चुका है, मुख्तलिफ ममालिक का दौरा वो कर चुका है। क्या हम ताखीर नहीं कर गए? जो हमारी डेलीगेशन बनी थी अभी तक तो उनको ब्रीफिंग्स ही दी जा रही हैं, और आपको पता है कि डिप्लोमेसी में जो है टाइमिंग बड़ी काउंट करती है। सदीकी साहब जी बहुत शुक्रिया आदिल।
मैं नहीं समझता हूँ कि ये ताख़ीर जो है ये कोई ज़्यादा मानी रखेगी या हमारी जो सफारती असर पजीरी है उस पर कोई नेगेटिव असरात डालेगी। होता ये है कि जब आपके डेलीगेशंस बाहर जाते हैं तो दे मस्ट बी फुल्ली प्रिपेयर्ड। वो हर जाविये से, हर पहलू से जो सवालात हैं मुतवक्को बाहर आपको सामना जिनका करना पड़ सकता है, उन तमाम चीज़ों के हवाले से जो डिप्लोमेटिक नाइस्टीज़ होती हैं, गुफ्तगू के करीने से लेके बैकग्राउंड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं इन पे वक्त लगता है। मैं ख़ुद फॉरेन अफेयर्स कमेटी को हेड कर रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि जब कोई बाहर का डेलीगेट आता है तो किन चीज़ों से हमें गुजरना पड़ता है। तो मेरा ख्याल ये है कि भारत ने तो ये जाना कि वो सबकत ले जाए इस तरीके से, हालांकि वो सफारती महाज पे पहले ही बहुत पसपा हो चुका है। तो अनप्रिपेयर्ड डेलीगेशंस भेजने का अगर उसको कोई फ़ायदा हो सकता है तो वो, या पहल करने का जो फ़ायदा उसने जंग में भी पहल की और सफारती एक्टिविटीज़ में भी पहल की, तो मेरा ख्याल नहीं है उसके भी असरात वही होने हैं। इसलिए कि हमारे जो डेलीगेशंस बने हैं बड़े मैच्योर लोग हैं और जो हमारे दफ्तर ख़ारजा की या अमूर ख़ारजा की नाइस्टीज़ होती हैं और उनके पहलू होते हैं उन पर अबूर रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भी अच्छा है, वो अपना एक नैरेटिव दे लेंगे और उसके बाद जब हम जाएंगे तो उन लोगों के जहनों में वो सवाल होंगे जो भारत छोड़ जाएगा। तो हम इस बेहतर पोजीशन में होंगे कि हम उन सवालों को एड्रेस करें और उनके जहनों में अगर कोई शुकूक व शुबहात हैं तो उनको दूर करें। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो प्रेपरेशन का मरहला हमारा गुजर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट गुजर चुका है, ये हमारे लिए बहुत मुफीद होगा इंशाल्लाह। अच्छा सईदी साहब, मिनिस्टर साहब ने 4 ममालिक का दौरा आखिरी बस उनका इख्तिताम पजीर अभी होने वाला है, बड़े क्रिटिकल मोमेंट पे कर रहे हैं और उन ममालिक का जिन्होंने हमारा साथ दिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया, न्यूट्रल वेन्यू की बात की, कश्मीर पर मुज़ाकरात की, डायलॉग की बात की। क्या हमारी हुकूमत को अब, और उसके बाद अब थोड़ी सी खामोशी हो गई है, ग्लोबल हेडलाइन जो है वो चेंज हो गई है इस वक्त, क्या हमें डोनाल्ड ट्रंप को सफारती जराए से उनकी इंतजामिया को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, प्रेसिडेंट साहब को थोड़ा सा प्रेस करना चाहिए कि जो बातचीत का आपने कहा था वो कहाँ गई? अभी तक तो कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। जी आदिल, आप ठीक कह रहे हैं, शायद बज़ाहिर नहीं हुई, लेकिन होता यह है कि इस तरह के जो मामलात होते हैं उनमें ज़रूरी नहीं होता है कि हर एक चीज़ जो है वो मंजर आम पे आ जाए और सारी प्रेस उससे वाकिफ़ हो, मीडिया उससे वाकिफ़ हो, दुनिया उससे वाकिफ़ हो। जिस तरह आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की भी जो एक्टिविटी थी उसमें इतनी बात सामने आई है जो ख़ुद उन्होंने की है कि उन्होंने काविश की और इस जंग बंद करने में एक किरदार अदा किया, बस इतनी बात आई है। अब वो किरदार क्या था, किसने किस किस से कब कब बात की, कितनी देर बात की, क्या जवाब आया उसका, तो मेरा ख्याल ये है ज़ाती तौर पे, अगरचे मैं वाकिफ़ नहीं हूँ उससे, कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो एक पेशकश है या पेशरफ्त है जो उन्होंने की है, उसके बारे में पसे पर्दा जो होती हैं या बिहाइंड द कर्टन जो राब्ते होते हैं या मामला तय करने की कोशिश होती है, वो हो रहा होगा अपनी जगह पे, और शायद उसके असरात भी हमें मुस्तकबिल करीब में नज़र आएँ और ख़ुद अमेरिका की तरफ से इस तरह की कोई चीज़ सामने आ जाए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की सतह पे अगर एक बात कही गई है तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो एक बात होगी और उस पर कोई अमली पेशरफ्त नहीं हो रही होगी, यकीनन हो रही होगी। भारत का रवैया चूँकि ज़रा नेगेटिव रहा है, बहुत नेगेटिव रहा है। उसने ख़ुद पहले पेशरफ्त की और डोनाल्ड ट्रंप से और उनकी टीम से रब्ता किया कि जंग बंद करा दी जाए। अब वो अमेरिका के किरदार को बीच में से निकाल देना चाहते हैं, सुबकी महसूस करना चाहते हैं कि हम गए थे। तो मेरा ख्याल है कि कुछ देर बाद जब उनके नॉर्मल हो जाएगी उनकी ज़हनी सूरत हाल, तो अमेरिका इस पोजीशन में होगा कि वो हम दोनों को किसी न्यूट्रल जगह पे बिठा के तो जो हमारे मुतनाज़ अमूर हैं और बिलखुसूस हमारा जो बुनियादी मसला है कश्मीर का, उसको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की तरफ अगर कोई रास्ता निकलता है तो उसके लिए हम तैयार हैं। और जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब के दौरे का ताल्लुक़ है, मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी अच्छी सफारती सरगर्मी हुई है। हमारे साथ, भारत के साथ कोई मुल्क खड़ा नहीं हुआ। आपने देखा है कि इस आजमाइश की घड़ी में भारत बिल्कुल आपको तनहा नज़र आया है। किसी ने उसका बयानिया नहीं माना, किसी ने उसकी बात को तस्लीम नहीं किया, किसी ने उसकी जंग आजमाई का साथ नहीं दिया, कोई मोदी के नैरेटिव के साथ नहीं खड़ा हुआ।
हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक दिफाई जंग लड़ी है, बड़े तहम्मुल से लड़ी है, बड़े इस सारे पहलुओं पे गौर करके हमने कोई बेहंगम किस्म का रिएक्शन नहीं दिया। तो दुनिया सफारती महाज पे भी हमारे साथ खड़ी है, अस्करी महाज पे भी जो हमारे टेस्टेड फ्रेंड्स हैं वो हमारे साथ रहे हैं। तो ऐसे ममालिक में जाना, उनका शुक्रिया अदा करना, उनकी यकजहती का जो हमारे साथ रही है उस पर अपने अच्छे जज्बात का इजहार करना एक अच्छी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक। सदीकी साहब, बानी पीटीआई की बात की जाए तो हफ्ते पहले मुलाकात से बाहर निकलकर जो अलीमा खान ने कहा था कि जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं और हम गिव एंड टेक भी कर सकते हैं, और वो हमें बताएं कि इमरान खान साहब क्या छोड़ें, मतलब क्या वो ना करें। आज अली जफर साहब ने कहा कि हमारे दरवाजे खुले हैं लेकिन हम कुछ गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है। ये कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट है, आप इसको कैसे देख रहे हैं, और क्या इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात उनको करने चाहिए पीटीआई से? देखिए, इसमें अब हुकूमत क्या करे या हुकूमत को क्या करना चाहिए, जहाँ तक खान साहब का ताल्लुक़ है और खान साहब के यहाँ से जो बातें बाहर निकलती हैं, जो भी वहाँ जाता है वो एक अलग बयान लेके आता है, एक अलग नुक्ता लेके आता है, एक अलग तरह की हिकमत अमली लेके आता है। हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम किस बात को दुरुस्त समझें। अब कल 24 घंटे पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि उनकी जो अमशीरा मोहतरमा हैं वो फरमा रही थी कि जी आप हमसे क्या चाहते हैं, हमारे साथ बैठे हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं, आप हमें क्या दे सकते हैं, यानी गिव एंड टेक की बात की, कुछ लो कुछ दो की बात की, जिस पे मैंने भी एक ट्वीट किया था कि चलें हुकूमत तो शायद इस पोजीशन में हो या इस्टेब्लिशमेंट भी इस पोजीशन में हो कि आपको कुछ दे सके, कुछ रियायतें दे सके, आपके मुकदमे वापस ले ले। आप क्या देंगे? आप इस पोजीशन में हैं कि हुकूमत को कुछ दे सके? इसका कोई जवाब नहीं आया। तो आज इस बात को भी, इससे भी इनराफ हो रहा है, और फिर साथ साथ एक तहरीक की बात हो रही है, रास्ते रोकने की बात हो रही है, दरवाजे खुले हैं। भाई दरवाजे क्यों खुले हैं, किसके लिए खोले हैं आपने? जिनके लिए आपने दरवाजे खोले हैं उनके दरवाज़ों पे आप एक मुद्दत से दस्तक दे रहे हैं, वो दरवाजे नहीं खुल रहे आपके लिए। वहाँ से एक आवाज़ आ रही है कि जाओ, हमारे पास आपके लिए जगह नहीं है, उनसे बात करो जो आपकी तरह सियासत के मैदान में हैं। वो ये बार बार कह रहे हैं, हमारे पास आप आते हैं फिर बिदक के वापस चले जाते हैं। तो एक कन्फ्यूजन है, एक परले दर्जे का कन्फ्यूजन है, जो मैंने कम से कम अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस कदर बुरानी कैफियत किसी जमात की नहीं देखी। खान साहब की उफ्तादे तबा जो है उसके अंदर इस्तकलाल नहीं है, वो किसी एक बात पे ठहरते नहीं। बाहर जो लोग आके बातें करते हैं वो ठीक करते हैं, लेकिन अगले दिन जब जाते हैं तो खान साहब किसी कोई नया वर्क उलट चुके होते हैं अपनी सियासी हिकमत अमली का, लिहाजा वो उस पर चले जाते हैं। तो हमारे लिए मुश्किल ये है, उलझन ये है कि हम क्या बात माने, किस बात पे गौर करें, किस बात पे हमारी मुज़ाकरात की बिसात पे, हमारी तरफ तो आना नहीं चाहते ना वो कहते हैं कि, और उधर से ये भी दावा है कि गिव एंड टेक आप कहते हैं वो भी नहीं है। भाई आप अगर गिव एंड टेक नहीं है, सौदाबाजी भी नहीं है, कोई डील भी नहीं है, कोई ढील भी नहीं है, कोई एनआरओ भी नहीं है, तो फिर आप इस्टेब्लिशमेंट से क्या चाहते हैं? उधर से आप कहते हैं कि हम वहाँ उनसे बात करेंगे जो कुछ देने की ताकत रखते हैं, तौफीक रखते हैं। तो जब वो देने की तौफीक रखते हैं, साहिब खैर हैं, तो आपकी झोली में क्या डाल सकते हैं? आप क्या मांग रहे हैं? आप कौन से कशकोल में क्या चीज़ उनसे चाहते हैं? अगर नहीं चाहते तो अदालतें खुली हैं, जिस तरह हम सब ने सामना किया, आप भी सामना करें। 10 जून को बजट पेश हो रहा है, कुछ इत्तलात ऐसे आ रही हैं कि शायद बजट ताखीर का शिकार हो जाए। जी हाँ, इसका इम्कान मौजूद है, क्योंकि मामलात कुछ ऐसे हैं जिन पे अभी हतमी फैसले नहीं हो पाए। तो 10 नहीं, लेकिन 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, 10 भी हो सकता है, और थोड़ी सी मामूली सी ताख़ीर भी हो सकती है। लेकिन बजट जो है वो आलमोस्ट उसकी जो एक शक्ल है वो तैयार हो चुकी है। जो फाइनल ज़ाहिर है कि उसमें नोक पलक होती है, फिर कैबिनेट उसको देखती है, उसकी अप्रूवल का एक बड़ा मरहला होता है। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि जून वस्त से पहले बजट आ जाएगा। अच्छा, जमातें जो है अक्सर गिला करती हैं कि हमें अहम चीज़ों पर एतमाद में नहीं लिया जाता, PSTP वगैरह, क्या बजट पर उनको आप एतमाद में ले चुके हैं, लिया जा रहा है या अभी लेना है? जी हाँ, लिया गया है बिल्कुल। पीपल्स पार्टी के जो मुआशी इक़्तिसादी
माहिरीन हैं और पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, वो मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर उन्हें बुलाया जाता रहा है, उनकी राय ली गई है, उनके मशवरे से जो जुज़वी तरामीम भी हुई हैं, और मेरा ख्याल है कि इसको बिल्कुल फाइनल शेप देते हुए भी इत्तेहादियों से ज़रूर मुशावरत। सेनेटर साहब, आखिर में जाते हुए केपी गवर्नमेंट जो है काबीना के कल के एजेंडे में उन्होंने वो 5 करोड़ रुपए लाहौर हाईकोर्ट बार को देने का वो फैसला करेंगे। आपकी जमात तवज्जो दिलाए नोटिस पेश कर चुकी है, साथ में एएनपी वहाँ की बड़ी अपोजिशन जमात वो कर चुकी है, और इसके अलावा जो है पीपल्स पार्टी भी तवज्जो दिलाए नोटिस जो है वो पेश कर चुकी है। और उनका क्रक्स ये है, जिन लोगों से मेरी बात हुई वो कह रहे हैं ये एक सियासी रिश्वत है, एक सूबा उठकर एक दूसरे सूबे की बार एसोसिएशन को ये पैसे देना। आप क्या कमेंट करेंगे इस पर? मुझे सच्ची बात यह है कि इस ख़बर की कोई ज़्यादा तफसीलात का इल्म तो नहीं है, लेकिन उमूमी मश्क ये है कि वफाकी हुकूमत तो पाकिस्तान भर की जो बार काउंसिल या एसोसिएशंस होती हैं उनकी माली मदद करती रहती है, उनकी लाइब्रेरीज़ के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनके दूसरे मामलात के लिए। ये एक प्रैक्टिस साल हर साल से चली आ रही है और सूबे भी करते हैं, लेकिन सूबों का दायरा कार आम तौर पे अपने सूबे के अंदर जो बार्स हैं उन्हीं तक महदूद होता है। ऐसा मैंने कम ही सुना है कि पंजाब की जो बार जो हुकूमत है वो KPK की बार एसोसिएशंस के लिए या कोयटा की बार एसोसिएशन के लिए कोई मदद मखसूस कर दे और पैसे वहाँ बांटती फिरे, ऐसा कम ही होता है। अब अगर वो ये समझते हैं कि उनके पास इतना वाफर पैसा है कि वो पंजाब को भी दे सकते हैं तो लाहौर को भी दें, कोयटा को भी फिर दें, फिर कराची को भी दें, सारे मुल्क में बांटें। ये किसी एक पर्टिकुलर अगर वो बार तक महदूद रहते हैं तो जाहिर है कि फिर जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि वो किसी को ब्राइब करना चाहते हैं, मेरा ख्याल नहीं है कि वकला इससे ब्राइब होते हैं। वकला ग्रांट लेने के बावजूद अपनी एक आज़ादाना सोच रखते हैं, और अगर गंडापुर साहब का ख्याल ये है कि लाहौर बार एसोसिएशन के लोग उनकी ग्रांट लेने के बाद अपना जो एक पेशावराना मौक़िफ़ होगा उससे पीछे हट जाएंगे, ऐसा नहीं हो। सेनेटर इरफान सदीकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राज़ीन, वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात जनाब नदीम अफजल चंद साहब। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले सेनेटर इरफान सदीकी की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी, जिन्होंने सफारत से लेकर और जो कि सियासत है उस पर भी बात की, और अहम बात यह है कि बजट जो है वो ताख़ीर का शिकार हो सकता है, ये उन्होंने कहा, लेकिन टाइम पर भी पेश हो सकता है। लेकिन क्रक्स उनका ये था कि शायद बजट में 1-2 दिन या शायद उससे कम बेश जो है वो ताख़ीर हो जाए। इस वक्त पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद है। चंद साहब, ये बताइएगा कि पहले अलीमा खान की स्टेटमेंट के इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे खुले हैं, अब अली जफर से कि जी इस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे खुले हैं, दोनों में कोई कंट्रडिक्शन तो थी, लेकिन क्या ये जमहूरी रवैया है कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं? जहाँ तक हम जमहूरियत की बात करते हैं, बड़ी आजकल कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उसमें तो ये अगर आप कहें कि हम डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे तो ये आप एक आइन का मजाक उड़ा रहे हैं, आइनी इदारों का मजाक उड़ाने के मुताबिक है। और आपका जो अपना मौकफ है जिसमें आप कहते हैं कि हम सियासतदानों से बात नहीं करेंगे, हम असल हुक्मरानों से बात करें, तो मुझे नहीं समझ आती फिर उनकी स्ट्रगल क्या है। अगर उनसे मुज़ाकरात करके उन्होंने कुछ लेना है, या पोलिटिकल फोर्सेस मौजूद हैं, पार्लियामान मौजूद है, तो इस पार्लियामान के होते हुए भी मैं समझता हूँ कि उनका ये रवैया बिल्कुल गैर जमहूरी है, और इसको कभी भी जमहूरियत पसंद लोग जो हैं वो कभी भी इसको अप्रिशिएट नहीं करते। अच्छा, तो सियासी हालात में शहबाज शरीफ साहब तो कह चुके हैं कि PTI के साथ कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। क्या अगर मुज़ाकरात का कोई फ्रेमवर्क आपके ख्याल में होना चाहिए, क्योंकि वो अगर पेशकश बहुत दफा भी करे शहबाज शरीफ साहब, लेकिन PTI कह रही है हमने मुज़ाकरात ही आपसे नहीं करने एस्टैब्लिशमेंट। देखिए, मेरे ख्याल में हुकूमत भी कोई जिस तरह ना सीरियस मुज़ाकरात को हुकूमत की तरफ से भी मैं नहीं समझता कि हुकूमत को चाहिए था फिर डेलीगेशन बना देते, वो उन लीडर ऑफ द अपोजिशन के चैम्बर में भेज देते या उनके जरिए बातचीत करते, तो मेरे ख्याल में एक क्लियर मैसेज जाना चाहिए। मैं समझता हूँ अब इस पे हुकूमत हो या अपोजिशन की जमात हो PTI, मेरे ख्याल है दोनों इस वक्त मुज़ाकरात का मजाक उड़ा रहे हैं और सीरियस नहीं है दोनों।
दोनों, मैं तो नहीं समझता कि दोनों हुकूमत सीरियस है ना अपोजिशन सीरियस। अच्छा चांद साहब, एक बात, आपके पीपल्स पार्टी के काफी शिकवे रहते हैं कि हमें पीएसडीपी हो गया, बड़े सीरियस मामलात में हुकूमत हमें लिफ्ट ही नहीं कराती, मशवरे नहीं करती अभी तक जो, और आप कहते रहे हैं कि हम बजट भी पास नहीं होने देंगे अगर आपने हमसे मुशावरत नहीं की। अभी तक क्या कोई मुशावरत हुई है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि पीएसडीपी के ऊपर या और बहुत सारे इश्यूज के ऊपर डिस्कशन तो हो रही है और कहते हैं कि हम ऑन बोर्ड लेंगे और जो बजट की तजावीज हैं, लेकिन अभी हमारी पार्टी के अंदर फाइनल जो उनकी तरफ से कोई ड्राफ्ट आया या कोई देखा, डिस्कशन नहीं हुई कि किस लेवल पे एग्रीकल्चर के ऊपर जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जो लेवी टैक्स है, जो बिजली का, जो सोलर के ऊपर है, ये बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो पीएसडीपी चारों सूबों में एक एग्जाम और फिर एमएफसी अवार्ड भी आ रहा है। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसपे उन्होंने कहा था कि हम पीपल पार्टी को ऑन बोर्ड लेंगे, लेकिन कुछ चीजों पर डिस्कशन हो रही है। लेकिन जो ही पार्टी के अंदर अगर कोई हमारी सीरियस कोर्ट की तरफ से ड्राफ्ट आएगा या कोई डिस्कशन आएगी, वो यकीनन पाकिस्तान पीपल पार्टी की सीईसी में और कोर ग्रुप्स में और पार्लिमानी पार्टी में डिस्कशन होगी। तो उसके बाद ही हम आपको बता सकते हैं। फिलहाल उस लेवल पे इतनी सीरियस डिस्कशन नहीं हो। आप इस वक्त गवर्नर हाउस पंजाब में मौजूद हैं, जरदारी साहब भी वहां मौजूद हैं, अहम इजलास हो रहे हैं। एक तो ये बताइएगा कि क्या डिस्कशन हो रही है और क्या आपकी पार्टी जो है वो काबीना में शामिल हो सकती है? विफाक देखिए जी, अभी तक ऐसी कोई तजवीज सामने नहीं आई। अच्छा। और पार्टी ने अभी चेयरमैन बिलावल भुट्टो आउट ऑफ कंट्री हैं और हमारे और लोग प्रेसिडेंट साहब के साथ कुछ वजीर आजम साहब मिले हैं, लेकिन ऐसी कोई बात अभी पार्टी के एजेंडे में या पार्टी के सामने अभी ऐसी कोई बात नहीं आई। और जब लीडरशिप पार्टी के साथ डिस्कशन करेगी तो फिर यकीनन, अभी तक ऐसी कोई इशू नहीं है कि हम काबीना के अंदर शामिल होंगे, ये क्वेश्चन ही नहीं है। जब जरदारी साहब ने स्टेटमेंट दी कि जी अगले वजीर आजम जो है बिलावल भुट्टो साहब होंगे, अब पंजाब में जब तक आप 30 से 35 सीटें ना लें तो ऐसा मुमकिन तो होता नजर नहीं आ रहा, और पंजाब में आपका गिला ये है कि नून लीग आपको स्पेस नहीं दे रही बतौर इत्तेहादी, तो कैसे बिलावल साहब वजीर आजम बनेंगे? पंजाब में कैसे आप पार्टी को रिवाइव करेंगे? आदिल भाई, सबसे जरूरी बात यह है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना। ठीक, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और हमारी पब्लिक को और हमारे वोटर को पता हो कि हमने जो वोट कास्ट करना है वही वोट काउंट होना है, या इलेक्शन कमीशन एक ऐसा ट्रांसपेरेंट नजर आए जिस पे लोगों का एतमाद हो। बदकिस्मती से अभी तक तो इलेक्शन कमीशन पे लोगों का एतमाद नहीं है। इलेक्शन प्रोसेस, हम इलेक्शन लड़ भी रहे हैं, लेकिन जहां तक तल्लक है फिर देखना है कि कौन किस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है सारी जमातों को और पीपल पार्टी को भी। लेकिन अगर वही पुराना वतीरा रखा गया जो ज़ियाउल हक के दौर से आ रहा है और ब्यूरोक्रेसी भी एक पोलिटिसाइज हुई पड़ी है, तो मैं समझता हूं कि फिर आप उस पर फेयर कमेंट्स नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप फेयर माहौल देंगे तो पीपल्स पार्टी आपको दिखाएगी कि पंजाब में पीपल पार्टी की रूट्स हैं, पंजाब में हमारी तंजीम है, पंजाब में हमारे पास कैंडिडेट्स हैं, और अब आप हमारे पास चेयरमैन बिलावल की सूरत में एक यंग लीडरशिप है जिसने दुनिया को मनवाया है कि वो उसके पास एक वो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से या गवर्नेंस के हवाले से या जो लोगों को साथ लेके चलने के लेजिस्लेशन के हवाले से उसने अपनी लीडरशिप मनवाई है। तो मेरे ख्याल में अब और किसी के पास यंग लीडरशिप नहीं है, तो इसलिए हम पुरुद हैं कि पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे कि भरपूर तौर पर डिलीवर करेगी और जो जरदारी साहब ने जो बात की है उसको अमल जामा इंशाल्लाह। ठीक है, आपने केपी में सूबे बचाओ तहरीक का आपकी पार्टी ने आगाज किया जिसमें शेलिंग भी हुई, और बिलावल साहब ने जवाब में कहा कि अब ये तहरीक जो है इसको बढ़ाया जाएगा। क्या उसको आप बढ़ाने का इरादा रखते हैं? दूसरा, केपी हुकूमत कल काबीना के इजलास में एजेंडा पॉइंट ये कि 5 करोड़ की ग्रांट उन्होंने लाहौर बार एसोसिएशन को एक ऐसे वक्त में जब सूबा जो है वो खुद स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, दहशतगर्दी से लड़ रहा है, कर्जों में डूबा हुआ है। देखें आदिल भाई, जो केपी के गवर्नमेंट है उसमें करप्शन की स्टोरी ऐसी सुनी। मैं खुद पेशावर गया हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया हूँ जहाँ मीडिया के दोस्तों से, पार्लिमानी पार्टी के दोस्तों से और अपने वर्करों से जो कोस्तान में हुई, जो लोकल बॉडीज के फंड में हुई करप्शन हुई है कि आप सोच के हैरान रह जाए। जिस सूबे में 15 साल में ना नया हॉस्पिटल बना हो, कोई नई यूनिवर्सिटी बनी हो, ना कॉलेज लगे हो, और आप 10 साल बगैर वाइस चांसलर के आप यूनिवर्सिटी चला रहे हो, अभी जाकर 24 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर लगे। तो मेरे ख्याल में वहां पीपल्स पार्टी ने अपना भरपूर तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड कराया और लोगों में एक अवेयरनेस के तौर पे एक
रेजिस्टेंस के तौर पे साबित किया है कि पीपल की रेजिस्टेंस की एक पावर है। अगर आप देखें 5 लाख के आज बच्चे अपने स्कूल के बगैर रहे, हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, और देख जल्दी के लिए आपको अपनी फोर्सेस को देने के लिए तनख्वाहें नहीं है, आप अपनी मराहत नहीं बढ़ा रहे। तो एपी के पुलिस की मराहत सबसे कम है। तो इस वक्त आप वकला को, बार रूम्स को पैसे देना, ये एक सियासी रिश्वत तो हो सकती है, लेकिन ये कोई विजनरी काम नहीं है, इसका कोई विजन नहीं है। और मैं समझता हूँ ये उनके अपने मैनिफेस्टो के ये चीज खिलाफ है। ये हमारी पार्लिमानी पार्टी ने इससे पहले जो एहतजाज किया था उसके जो पॉइंट्स थे उसमें भी ये था, और तवज्जो दिलाओ नोटिस भी जमा कराया, और मेरे ख्याल में आप देखेंगे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी इस मामले को टेकअप करेगी। नदीम अफजल चंद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ब्रेक के बाद पाकिस्तान का जो सिफारती मिशन है जो कि 2 जून को मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेगा, उसके अहम रुकन सेनेटर फैसल सब्जवारी हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक राजीव। ब्रेक से पहले सेनेटर इरफान सदीकी और नदीम अफजल चंद की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त सेनेटर फैसल सब्जवारी साहब MQM के मरकजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, बड़े अहम सिफारती वफ्द का आप हिस्सा हैं, क्या क्या आपको जो ब्रीफिंग्स दी जा रही थी वो मुकम्मल हो चुकी हैं? अब जाना आपने कब है? क्या मुख्तलिफ कैपिटल्स में जाएंगे? एक ही वफ्द जाएगा या मुख्तलिफ वफूद जाएंगे? बहुत शुक्रिया आदिल भाई। जहां मेरे लिए बात नहायत बाइस इफ्तिखार है कि मैं एक इंतहाई अहम वफ्द का जो दुनिया के अहम इदारों जैसे अक़वाम मुत्तहिदा, थिंक टैंक्स वगैरह में जाके मौजूदा हालात में और माजी करीब और बईद में क्या सूरत हाल रही है और आज हाल में और पाकिस्तान मुस्तकबिल में क्या चाहता है, ये नुकात रखेगा दुनिया के सामने। वहीं ये वफ्द पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए भारत की जो चीरा दस्तियां हैं, नाइंसाफियां, जुल्म और सितम है और मुनाफिकत है, उनके हवाले से भी दुनिया को आगाह करेगा। एक ही वफ्द जा रहा है इस वक्त, और पहले जो है वो बहरहाल अक़वाम मुत्तहिदा से शुरुआत है और फिर मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों में हम जाएंगे। अगर एक ही वफ्द जा रहा है तो कौन कौन से कैपिटल्स आपने सेलेक्ट किए हैं? कब से आप लोग जाएंगे? सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि इंडियन वफ्द शशि थरूर की क़यादत में 21 मई से जो है मुख्तलिफ कैपिटल्स में है। हमारी तरफ से देर हो गई है थोड़ी सी। आदिल भाई, पहले ये तय हुआ था कि 2 वफूद जाएंगे, एक बरतानिया और यूरोप के दीगर ममालिक में बशमूल यूरोपीय यूनियन और दूसरा अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका के लिए। लेकिन बाद में फिर ये तय हुआ कि नहीं, यही वफ्द जाएगा। इंशाअल्लाह ताला इतवार को रवानगी होगी। कमोबेश देखें, ये याद रखना चाहिए आपको कि शशि थरूर और ये दीगर लोग भी जो हैं, भारत ने किया ये है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती काउंसिल के अरकान हैं उन ममालिक में भी जा रहे हैं। तो वो पहले गयाना में हैं, पनामा में हैं, उनका जो दीगर वफूद हैं वो कुवैत में, मुत्तहिदा अरब इमारात में, इस तरह से। क्योंकि यूएस कांग्रेस का रिसेस है मेरे ख्याल में 3 जून तक, और उसके बाद भी जो उनके सियासतदान हैं, मुंतखब नुमाइंदे उनके हैं, वो अपने मुख्तलिफ कामों में रहते हैं और वहाँ मीटिंग्स का हुसूल एक रोज में हो नहीं जाता। आपको भी बखूबी इल्म है, आपने भी बैरून काम किया है, अहम इदारों में काम किया, तो वो हम अधिकार हैं, वो सब काम कर रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं। कुछ एक गैर हतमी शेड्यूल हमारे पास है। ये मुत्तहिदा से शुरू करेंगे, न्यूयॉर्क से, फिर वाशिंगटन DC, और हम सब ईद के दिनों में सफर में ही होंगे। वहां से फिर बरतानिया की दारुल हुकूमत है हमारा, लंदन का, और फिर मेरे ख्याल में फ्रांस और यूरोपियन यूनियन आजकल ब्रसेल्स में है, तो वहां वरना पहले स्ट्रासबर्ग का बताया गया था हमें। तो ये गैर हतमी तक आ गया है। कुछ इंगेजमेंट्स कंफर्म हैं, कुछ टू बी कंफर्म्ड हैं। मोटा मोटा ट्रैवल के शेड्यूल हमारे पास है, लेकिन ये हमें इल्म है कि इंशाअल्लाह ताला इतवार तक रवानगी हो जाएगी। आज अलग से सवाल, बजट पेश होने जा रहा है और आपका गिला MQM का ये रहा है कि आपको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता बतौर इत्तेहादी। PSDP के बारे में अगर बातें हो गई, क्या अभी तक कोई आपसे मुशावरत की गई है कि किस किस्म का बजट तैयार हो रहा है, कब तैयार हो रहा है, और जो आपकी शिकायत थी PSDP के बारे में कोई मशवरा कहेंगे ना? वजह यह है कि अगर IMF के कहने के ऊपर भी आप अब ज़रई आमदनी के ऊपर टैक्स के लिए जाएं और वो सूबे तो लाल से काम लें, ताखीर का शिकार हों, कानून साजी ऐसी करें कि उसमें लगे कि नियत नहीं है,
तो ये तो हमारा शिकवा रहेगा। जो यानी तनख्वाहदार तबका है उसके टैक्सों के हवाले से वाज़े तौर के ऊपर एमक्यूएम ने कहा है कि जी ये जो पिछले अपने बजट में भी सरचार्ज लगा दिया था और भी जो दीगर बढ़ा रहे हैं इसको खुदारा रोकें। अभी हमारी गुंजाइश काफी हद तक है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में और दीगर मद में मेरे ख्याल में हमारे पास गुंजाइश है। मैं तो वजीर खजाना साहब को मैं बहुत एहतराम करता हूं उनका, लेकिन मैंने पिछले साल भी बजट स्पीच में अपनी कहा था कि जनाब क्या तनख्वाहदार तबके पे इसलिए आप खामोशी से छुरी चलाते हैं क्योंकि उनकी कोई नुमाइंदा अंजुमन नहीं है, वो कोई मुजाहरा नहीं कर सकते। आइंदा हुआ कोई मुजाहरा तो हम खुद खड़े होंगे। मैंने कहा वजीर खजाना साहब को कि मैं खुद यहाँ पे खड़े होकर मुजाहरा कर रहा हूँ। मेरे घर में मेरी इमीडिएट फैमिली में कई लोग हैं जो तनख्वाहदार हैं और वो खास बहुत 30, 35, 38% तक दे रहे हैं टैक्स और उसके अलावा सरचार्ज भी दे रहे हैं। साथ ही साथ तीसरा देखिए PSDP में असल तो काम ये सूबों का ही है। वफाकी तरक्याती बजट जो है अब उसमें एमक्यूएम तो ये कहती है कि जनाब आप जिस शहर से सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं, पूरा मुल्क पूरा सूबा तो चलिए जानबूझ के उसको नजरअंदाज करता है, लेकिन विफाक तो उसमें अखराजात रखे और कोई मेगा प्रोजेक्ट्स मेजर प्रोजेक्ट्स बनाए। यहाँ के ये तो कह देते हैं PMLN के हमारे दोस्त की कराची का बहुत बुरा हाल है, हम भी तो यही कह रहे हैं बुरा हाल है, लेकिन साथ हम ये भी कह रहे हैं कि आपकी जितनी दरामदात हैं बरामदात हैं वो आपकी बंदरगाह से जा रही हैं, आप टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, सेल्स टैक्स बहुत बड़ा। ये तो पंजाब में और हमारे दीगर दारुल हुकूमतों में बैठ के लोग कह देते हैं ना कि जनाब कराची में इसलिए टैक्स कलेक्शन ज्यादा होती है कि वहाँ नेशनल बैंक की तनख्वाह कटती है। भाई सेल्स टैक्स तो यहीं के रहने वाले वहां पर लेने ना, तो इसलिए कराची को ओन करना चाहिए। मुल्क से मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि वफाकी बजट से और पैसे होने चाहिए। हमने अपनी गुजारिशात दे दी हैं, हम अपना शेडो बजट भी देने जा रहे हैं। हमें ये भी इल्म है कि इस जंग के बाद वॉर इज एन एक्सपेंसिव बिजनेस, हमें इल्म है कि जंग के बाद क्या क्या कटौती हो सकती है और आपको अपने दिफा में भी खर्च करना है। इट्स ट्रिकी टाइम, हम कोई ब्लैकमेल नहीं करेंगे, ना हमने किया है हुकूमत को, लेकिन साथ ही साथ हम ये चाहेंगे कि कहीं ना कहीं इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएं, हर चीज IMF पे न डाली जाए। अब ये जनाब सुल पैनल्स के ऊपर कह रहे हैं कि टैक्सेस के लिए, जिससे बहुत शिकवा किया था और उन्होंने माना था इस बात को कि जनाब ठीक है मैं ये मानता हूं कि आप जो बड़े जिन लोगों ने घरों पे पैनल लगाए हुए, मैंने भी लगाया 15 kV का, और ठीक है आप मुझको नेट मीटरिंग के हवाले इससे सब्सिडाइज ना कीजिए, लेकिन इसका ये मायने नहीं है कि मैंने कोई हुकूमत को नुकसान पहुंचाया, खजाने को नुकसान पहुंचाया। हुकूमत की एक पॉलिसी थी, हमने लगाई है। अब समझ में आ रही है कि आपके पास एम्पल एनर्जी और हुकूमत क्यों कैपेसिटी चार्जेस दे और गरीब आदमी क्यों मुझे सब्सिडाइज करे। पर्सनली आई एम फॉर इट, लेकिन ट्रेडर्स पे लगाएं जनाब टैक्सेस। जो लोग टैक्स खा रहे हैं बड़ी सनतों में। सेनेटर फैसल सब्जवारी साहब तहफ़्फ़ुज़ात का, बल्कि शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे फेडरल बजट की प्रेपरेशन और इन सारी चीज़ों पर। हुकूमत के अहम इत्तेहादी हैं तो हुकूमत को भी चाहिए कि उनसे मुशावरत जितनी जल्द कर लें वो ज़्यादा बेहतर है। वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का नाज़रीन, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त PTI के मरकज़ी रहनुमा साबिक वज़ीर इत्तलात KP शौकत यूसुफ़ज़ई साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब पहले तो ये बताइएगा कि आपकी एक स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुजरी कि कारकुन जो है वो थोड़े से बददिल हैं, क्या वजह इसकी क्या है कि पार्टी किसी डायरेक्शन में नहीं जा रही? व्हाई डू यू थिंक दिस वे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा है कि कारकुन मायूस है। मैं ये कह रहा हूँ कि कारकुन जो है वो चाहते हैं कि इमरान खान के लिए तहरीक चले और ऐसी तहरीक चले कि उसका कोई नतीजा नहीं मिल सके, और वो तभी हो सकता है जब आप उसके लिए प्लानिंग करें, एक मतमली दें और लीडरशिप मौजूद हो। तो अब काफ़ी अरसा हो गया है इमरान खान जेल में है और वर्कर जो है वो इस वजह से थोड़े से परेशान हैं कि उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही कि इमरान खान की रिहाई के लिए क्या हो रहा है। ठीक है, अदालती निज़ाम आपके सामने है और 26वें आईनी तरमीम के बाद तो कोई किसी पे यानी अदालतों पे तो एतमाद ही ख़त्म हो गया है और ना कोई उम्मीद की जा सकती है कि कोई इंसाफ मिल सकता है। तो एक सियासी जुमात के तौर पे सियासी जदोजहद हम कर सकते हैं और पुरअमन सियासी जदोजहद हम कर सकते हैं, वो हमें फ़ायदा देगी। मैंने ये कहा है कि अगर हमारी जो लीडरशिप है अगर उन्होंने कोई हिकमत बनाई है तो वो शेयर करे अपने वर्कर्स के साथ, क्योंकि हमेशा आप देखें जितनी भी तारीखें चली हैं वर्कर्स जुड़े रहे हैं, जो वर्कर आए हैं पहुंचे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े लीडर अक्सर नहीं रहे सिवाय अली अमीन गंडापुर के और कुछ लोगों के।
बाकी तो लीडरशिप गायब रही। तो अगर इस दफा भी कोई तहरीक चलानी है तो वो ऐसे चलाए कि वर्कर्स के साथ मुशावरत के साथ चलाए, और ये बात तय हो कि पुरअमन तहरीक हो। ये जो बातें करना है कि जी हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मेरा ख्याल है कि इससे हमें नुकसान हो रहा है। अगर हमने ठीक, दूसरी बात ये कि अपोजिशन की जमातें हैं, उनसे हमें रब्ता जरूर करना चाहिए। और अलायंस की अभी तक हम अलायंस बनाने में कामयाब नहीं हुए हैं। ये या तो हमारी गैर संजीदा एटीट्यूड है, अप्रोच है, या फिर ये कि हमने कोई कोशिश नहीं की है। ये क्या वजह क्या हो सकती है कि अपोजिशन की जमात हो और वो फिर अपोजिशन में ना बैठे और या अपोजिशन इत्तेहाद ना बनाए? तो इसका क्या मकसद हो सकता है? या हमारे अंदर कोई कमी है, या हम सही तौर पे उसको उनके साथ डायलॉग नहीं कर सकते हैं, उनको मुतमईन नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। मेरी तो यही गुजारिश थी कि आखिरी फोकस हमारा यही है कि इमरान खान कैसे रहा हो। अब उसके लिए क्या करना है? बेहतर से बेहतर ऑप्शन तलाश करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए। मैंने जो कहा है वो इसलिए मैंने कहा है कि वर्करों के अंदर एक लावा पक रहा है। वो पहले भी निकले थे, आज भी निकलेंगे, कल भी निकलेंगे, उनको कोई इशू नहीं है। लेकिन अच्छा है कि लीडरशिप हो। लीडरशिप होगी तो स्मूथ और एक पुरअमन सियासी तहरीक चल सकती है। ठीक। अच्छा शौकत साहब, मैं एक बड़ा अहम सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं, और एक खबर आज मैंने ब्रेक की थी हमारे जो शो का सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर। कल जो कैबिनेट का इजलास हो रहा है, मेरे पास वो मिनट्स आए, जो एजेंडा है उसमें एजेंडे का आखिरी पॉइंट जो था, लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के लिए 5 करोड़ रुपए केपी गवर्नमेंट की जानिब से ग्रांट। अब उसमें सवाल ये है, एतराज़ क्यों है? एतराज़ ये है कि आपका सूबा जिसमें 11 अजला में अमलदारी तक नहीं है पुलिस की, एक तरफ आप उन खवारिज से लड़ रहे हैं जिनके पास अमरीकी असला है, आपकी पुलिस के पास तो पुलिस स्टेशन तक कबायली साबिका कबायली इस्लाह में नहीं है, ना उनके पास वो असला है, ना बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटियों के साथी को तनख्वाहें जो हैं 4-4 महीने बाद मिल रही हैं। और ऐसे फैसले करना, क्या ये जस्टिफाइड है कि एक प्रोविंस उठकर एक दूसरे शहर की बार एसोसिएशन को जो है वो 5 करोड़, और मुझे ये ऐड करने दीजिए कि वहाँ की जो 3 बड़ी जमातें हैं उन्होंने तवज्जो दिलाओ नोटिस भी जमा करा दिया है कि आप कैसे उठकर अवाम का ये पैसा जो है वो बार एसोसिएशंस को पैसे देना कोई वो बात नहीं है, लेकिन जब आपके अपने सूबे की हालत हो, वो तो कह रहे हैं ये सियासी रिश्वत के तौर पर, तो इस फैसले को क्या दानिशमंदाना फैसला आप करार देंगे? देखिए, 5 करोड़ रुपए से सूबे का कुछ नहीं होता है। ये तो ऐसी बातें हैं, एक अपने किसी बाहर मुल्क को नहीं दिए हैं। एक पाकिस्तान का ही सूबा है और वहाँ के एक इदारा है, और हमेशा गवर्नमेंट देती रहती है। आप यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को 2-2.5 लाख की तनख्वाह नहीं दे सकते, तो 5 करोड़ बाकी नहीं। ये कोई पहला वाकया नहीं है। जी बोलिए आप। जी इनवाइट होता है, दूसरे सूबे में इनवाइट होता है, तो वो जाहिर है उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, और एक वज़ीर आला की हैसियत से उन्होंने अपना रोल अदा किया है और एक अच्छा गेस्चर दिया है कि पंजाब के जो बार है, लाहौर बार, उसको उन्होंने वो ग्रांट दी है। तो ग्रांट देने में कोई हर्ज नहीं है। बाकी जो आपने बातें की है, देखें इस वक्त अगर आप बजट उठा के देखें ना, तो सबसे बेहतरीन जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो केपी कर रहा है, और उसको अप्रिशिएट किया है आपके IMF ने। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने सही मैनेजमेंट की है फाइनेंशियली तो वो सिर्फ केपी है। तो मेरे ख्याल से ये बात करना कि जी 5 करोड़ रुपए दिए हैं तो ये 5 करोड़ रुपए देने से क्या हो जाएगा? आप कुछ नहीं होता है, लेकिन एक इदारे को तो सर फिर कराची, तो फिर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को भी दे दें, बलूचिस्तान को भी दे दें। अगर 5 करोड़ कुछ नहीं है फिर सबको दे दें ना। लेकिन इंप्रेशन ये जा रहा है कि जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, जिनको PTI से एसोसिएट कर रही है अपोजिशन जमातें, उनको आपने दिया। जी सर भाई, ये कोई इतवार बाजार नहीं लगा रहे हम। उन्होंने इनवाइट किया था सीएम को। जब सीएम को इनवाइट किया था, वो उनके इनविटेशन पे वहां गए हैं। ये कब किया था शौकत साहब? नहीं, कब किया था इनवाइट? मैंने कहा कब किया था इनवाइट? क्योंकि अक्टूबर 2024 में, सर मैं सवाल कंप्लीट कर लूं शौकत साहब। अक्टूबर 2024 में 3 करोड़ का ऐलान हुआ, और कल जो है 5 करोड़ रुपए ये मजीद, तो कि लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में, मतलब आप पेशावर हाईकोर्ट बार को दे दे इतने पैसे आप उठा के।
देखिए, पेशावर बार को भी दे रहे हैं, पेशावर प्रेस क्लब को भी दे रहे हैं, बाकी प्रेस क्लबों को भी दे रहे हैं। और ये ताना देना कि जी आप उसको क्यों दे रहे हैं, मेरा इसका कोई जवाब नहीं बनता है। वज़ीर आला बाइख्तियार हैं और उनके पास ये इख्तियार है। और ये उन्होंने जब इनवाइट किया था उनको और वो गए थे वहाँ पे और उन्होंने बड़ी इज्जत दी थी, और तो मेरे ख्याल से ये कोई बात नहीं है। ये हर वज़ीर आला करता है और हर प्राइम मिनिस्टर करता है। ये कोई बात नहीं है कि क्यों दिए आप 5 करोड़ रुपए से। आप क्या इस वक्त जो सूबा चल रहा है, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, तो आपका क्या ख्याल है कि पुलिस के पास कुछ नहीं है, ये वैसे ही लड़ रहे हैं? ऐसी बात नहीं, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस को पिछले उसमें 2-3-4 महीने पहले कोई 5-6 अरब रुपए वहाँ उनके लिए मंजूर हुए हैं। तो उनके लिए वो भी हो रहा है, साथ साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी हो रही है, सूबे के अवाम के लिए भी पैसा लग रहा है। तो ये कहना कि जी वहाँ 5 करोड़ चले गए तो सूबा डूब जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक अच्छा गेस्चर है, मेरे ख्याल से डिजर्व करता है। लाहौर का जो बार है, वहाँ के जो वकला हैं, बिल्कुल डिजर्व करते हैं। और उन्होंने इनवाइट किया था, इज्जत दी थी, तो लिहाजा पुख्तून रवायत के मुताबिक उनको बिल्कुल उसका जो उन्होंने दिया है। तो मैं शौकत साहब, वैसे तो वज़ीर आला साहब की सवाबदीद है, लेकिन इसके बाद तो मतलब कि अगर वो सिंध में इनवाइट होंगे, बलूचिस्तान में होंगे या AJK में होंगे, तो वहाँ पे भी वो यही ऐलानात करेंगे। क्यों आप कह रहे हैं लाहौर हाईकोर्ट डिजर्व, कैसे लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन डिजर्व करती है? वो डिजर्व क्यों करती है? क्योंकि उन्होंने इनवाइट किया था। देखिए, ऐसे तो हम दिन में कितने लोग इनवाइट करते हैं उनको। अब उनकी मर्जी है, उनके पास टाइम होगा वो सिंध भी जाएंगे, उनकी मर्जी है अगर टाइम होगा तो बलूचिस्तान भी जाएंगे। आपको याद नहीं है शायद एक दफा जब प्राइम मिनिस्टर थे राठौर साहब आजाद कश्मीर के, तो वो आए थे पेशावर, और यहाँ पे उस वक्त हम पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन में थे, और ये गालिबन 86, 87 या 88 इस तरह के, मैं भूल रहा हूँ, 88, 89 का टाइम था। 1 लाख रुपए उन्होंने अनाउंस किए थे हम पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के लिए। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये तो अगर कोई चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या चला जाता है किसी सूबे में या कहीं किसी जगह पे, तो उनके डिमांड होते हैं, वो डिमांड भी पेश करते हैं, अपना जो मुश्किलात वो पेश करते हैं। तो वो शायद चूंकि मैं उस दौरे में नहीं था उनके साथ, लेकिन मैं रह चुका हूँ वजीर, मुझे पता है कि हम जहाँ भी जाते थे जो इन्विटेशन हमें मिलती थी, और लाहौर वालों ने हमेशा इज्जत दी हमें, चाहे वो लाहौर प्रेस क्लब हो या लाहौर बार हो। मुझे याद है 3-4 दफा मुझे लाहौर प्रेस क्लब ने बड़ी इज्जत दी है, मैं गया जाता रहा हूँ वहाँ पे। ठीक, चले। शौकत यूसुफजई साहब, सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।